दफ़ा ऐसा हुआ है कि यूएस ने 3.6 बिलियन का अपना जो रिटायरमेंट फंड उनका होता है वो चाइना की मार्केट से शिफ्ट किया है और इंडियन मार्केट में उन्होंने इन्वेस्ट किया है, जो कि समझने वालों के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी कि दुनिया के बहुत से ऐसे कंट्रीज़ हैं जो अपने इस तरीके से फंड्स को ऐसी कंट्रीज़ में इन्वेस्ट करते हैं जहां पे उन्हें आने वाले टाइम में फ़ायदा दिखता है। इसके अलावा कनाडा की भी अगर बात करें, उन्होंने भी इसी तरीके से अपने पैसे जो से हैं इंडियन जो से मार्केट में इन्वेस्ट। ये है कि इस टाइम दुनिया की बड़ी बड़ी जो सी कंपनीज हैं वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही। देखा यह जा रहा था चाइना में बड़ी इन्वेस्टमेंट जा रही थी, लेकिन अब चाइना की बजाय इंडिया को प्रेफर किया जा रहा है। अभी आज खबर ये आई है कि यूएस ने अपने 3.6 बिलियन डॉलर जो से हैं वो चाइना से उठा के इंडिया में इन्वेस्ट किए हैं। क्या इसके ऊपर आप कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं पाकिस्तान की बात करूंगा कि इसमें इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रही, व्हाट इज़ द बेसिक रीज़न। इसमें सर बेसिकली ये है कि सबसे पहले तो हमारा एजुकेशन जो सिस्टम है या हमारा ओवरऑल सिस्टम इतना डेवलप ही नहीं हो पाया कि किसी इन्वेस्टर को हम एतमाद में ले सकें कि वो हमारे कंट्री में इन्वेस्टमेंट करें। बिकॉज ऑफ द आप देख सकते हैं कि किसी भी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 1947 से लेके अब तक अपने 5 साल का टेन्योर पूरा ही नहीं किया। उसकी वजह से कोई भी इन्वेस्टर इस बात पे एग्री ही नहीं हो रहा कि हम किस बिहार पे इस पे इन्वेस्टमेंट करें। लाइक कि कल को कोई मार्शल लॉ लग जाता है तो उनकी इन्वेस्टमेंट तो डूब जाती है और नहीं, दे आर नॉट अ सिक्योर, डेट्स वाई वो इसमें नहीं आ रहे। दूसरी बात कि हमारे इधर जो स्टूडेंट्स हैं या टेक्नोलॉजी इस हद तक डेवलप नहीं है, इंडस्ट्रीज़ नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट किस तरह से करें। अभी हम देखते हैं हमारी जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है उसका तकरीबन टोटल जो हुजम है वो 8 अरब का है, ठीक है, विच इज़ वेरी मिनिमम। आप मुंबई स्टॉक एक्सचेंज को देख लें या न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज को देख लें तो वो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं। तो इधर इतनी माइनर कंपनीज़ हैं कि कोई भी इन्वेस्टर आके उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। लाइक इट इज़ मैनिपुलेटेड। इतनी छोटी छोटी कंपनीज़ है कि उसको कोई भी मैनिपुलेट कर लेता है। तो इस वजह से वो नहीं सिक्योर ही नहीं फील करते इन्वेस्टर्स कि वो आके पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें। बिकॉज के पाकिस्तान में एक छोटा सा तबका जो पूरी मार्केट को कैप्चर किया हुआ है, कंट्रोल किया। दिस इज़ कॉल्ड अ लीड तबका, ठीक है। आप किसी भी रियल स्टेट सेक्टर में देख लें, ओनली 2 or 3% ऑफ द पीपल हु कंट्रोल रियल स्टेट इन द एंड द स्टॉक मार्केट द सेम। तो डेट्स वाई कोई भी इन्वेस्टर इस हद तक सिक्योर। द मेन रीज़न इज़ द गवर्नमेंट कि वो खुद को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है उस तरीके से। और जो इन्होंने बात की है कि 1947 से लेके अब 2023 तक कोई भी एक प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का ऐसा नहीं है जिसने अपना टेन्योर 5 साल पूरे किए। गवर्नमेंट्स हैं 2-3 जिन्होंने अपने टाइम पूरे किए हैं, लेकिन कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं टाइम पूरा कर पाया। अच्छा, इस टाइम में कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई डेफिनेटली पाकिस्तान में इस तरीके से इंडस्ट्रीज़ नहीं है जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। क्या सिर्फ इंडस्ट्री का ना होना इन्वेस्टमेंट ना आने की वजह है, या इसके अलावा और भी रीजंस हैं? और फिर दूसरे नंबर पर मेन चीज़, चाइना को पाकिस्तान के लोग, हम लोग ये समझते हैं कि भाई चाइना इस टाइम उभरती हुई पावर है। चाइना इकोनॉमी के लिहाज से दुनिया में मतलब यह है कि अपना नाम बना रहे हैं। आने वाले टाइम में हम सुपर पावर भी उसे अपने तौर पे समझ रहे हैं। लेकिन चाइना से भी अब इंडस्ट्री शिफ्ट हो रही है। आप इसे एग्री या डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल एक मतलब कह लें कि रिकॉर्ड है उसके मुताबिक इंडस्ट्री शिफ्ट होकर इंडिया मूव कर रही है। इसकी क्या रीज़न है? इंडिया में भी 1947 में देखें तो हालात जिस तरीके से वही पाकिस्तान में थे, क्योंकि एक ही ये सारा एरिया था। आज वहाँ पे बड़े बड़े जो से कंट्रीज़ हैं, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, वो वहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट करना चाह रही हैं। मैं इसका बिल्कुल आगाज़ 1947 से ही करूँगा। जब 1947 में पाकिस्तान बना था तो हमारे पास कोई इकोनॉमिक प्लान नहीं था, ठीक है। इसके बिहाइंड हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान बनाने में 2 नेशन थ्योरीज़ है जी। बिकॉज के हिंदू और मुस्लिम्स दो साथ में खुश नहीं थे। चलो ठीक है, वो एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन उसे उस तरीके से डिस्कस नहीं करते। लेकिन अगर उसे भी डिस्कस करें तो बहुत सी चीज़ें सामने आ जाती हैं। लेकिन आज हम वही विल डिस्कस ऑन इकोनॉमिकल लाइक सिचुएशन के क्यों जब पाकिस्तान बना था तो सर कोई भी कंट्री जब वजूद में आता है ना तो सबसे पहले उसका इकोनॉमिक प्लान दिया जाता है कि वो किस तरह से ग्रो करेगा नेक्स्ट 5 years में, नेक्स्ट 10 years में। बट व्हेन द पाकिस्तान विल कम इनटू एग्जिस्टेंस देयर वाज नो लाइक इकोनॉमिकल प्लान। आप मुझे दिखा दें कभी भी जब पाकिस्तान बना था तो कोई भी ऐसा प्लान नहीं था जिसमें ये फैक्ट और फिगर्स हों कि पाकिस्तान जब बनेगा तो ये हमारा जी ये रोड मैप है, हम इस तरह से तरक्की करेंगे, इस तरह से इंडस्ट्रीज लगाएंगे, इस तरह से हमारा एजुकेशन सिस्टम होगा। तो इस तरह का कुछ भी नहीं था। मैं बात इसलिए रोकना चाहूँगा, जो मैंने थोड़ा सा पढ़ा है, सुना है जैसे आप जैसे लोगों से, कि जी एक टाइम वो था 60s का 70s का, जब दूसरे कंट्रीज़ इवन चाइना हमारा जो सा वो 5 year प्लान था वो लेके जाता था और वो डेवलपमेंट हमसे देख के करता था। ये तो हमने सुना है। तो फिर क्या ये गलत है या आप इसके ऊपर क्या कहते हैं? आपने ये बात सुनी होगी। मैंने सुनी नहीं, मैं एक्चुअली रेफरेंस बेस पे बात करता हूँ, सुनी सुनाई बातों पे नहीं करता होता, ठीक है। तो सबसे पहले सर पाकिस्तान इज़ अ वेरी हॉट प्लेस, ओके। व्हेन द पाकिस्तान वाज कम इनटू एग्जिस्टेंस तो द ब्रिटिश एम्पायर और अपना
रशियन एम्पायर्स में एक आपस में झगड़ा चल रहा था विच वाज इन अफ़गानिस्तान। तो अमेरिका को एक ऐसी जगह चाहिए थी ब्रिटिश लोगों को जहाँ से वो रह के अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके और उन पे अटैक कर सके। डेट्स वाई उन्होंने प्लान बनाया क्यों ना एक ऐसी जगह को हम कंट्रोल में लेके आएँ जहाँ पे मतलब कि फिज़िकली तो उनकी अपीयरेंस ना हो लेकिन डिप्लोमेटिकली और इटर्नली वो खुद इस चीज़ को कंट्रोल कर पाएँ, ताकि वो पाकिस्तान के बॉर्डर्स के ज़रिए अफ़गानिस्तान पे भी हमला कर सके। लाइक चाइना के साथ भी हमारा बॉर्डर अटैच है, हम रशिया भी अटैक कर सकते हैं। डेट्स वाई उन्होंने हमें इस हद तक हद हराम बना दिया कि उन्होंने डॉलर फेंके और हमें इस हद तक डेवलप ही नहीं होने दिया कि हम खुद से काम कर सके। अभी आप देख लें हमारे तकरीबन 60% यूथ है, ओके, 52% वुमेंस हैं। वुमेंस में आप देख लें कोई भी नहीं, अबाउट 40% वुमेंस जो है हमारी 52 में से वो तो एजुकेटेड ही नहीं है। अच्छा, जो एजुकेटेड है कुछ का फैमिली इशू ये है कि वो जॉब नहीं कर सकती हैं। अच्छा, दूसरा इशू ये है कि इधर अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा है कि उन बेचारियों को जॉब ही नहीं मिलती। कुछ सोसाइटिकल नॉर्म्स इस तरह से बने हुए हैं। अच्छा, दूसरी बात जो हमारे बॉयज़ आ जाते, यूथ आ जाते, स्टूडेंट्स, उनमें हमारे सर अगर 60% यूथ है तो उनमें से तकरीबन 20% को आप वैसे ही निकाल दें कि वो इलिटरेट है, लाइक अनएजुकेटेड है, जो देहात में रहते हैं। तो बाकी रह गए 40%। जो 40% है उनका भी जो एजुकेशन लेवल है, जो हम जिसे कहते हैं कि वो लेट मी एक्सप्लेन माय पॉइंट, ओके सर। उन 40% में से ये है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो इस तरह से बनाया गया है बिकॉज एक अलीट तबका है उसका, अब किसी भी जब एक अलीट को देखते हैं ना, जब अमेरिका हम कंसीडर करते हैं दुनिया का अलीट है, तो वो कभी नहीं चाहेगा कि दुनिया में हमारा कोई कंपटीटर आए। तो इसी तरह से जो पाकिस्तान में एलीट है वो ये नहीं चाहते कि कोई ऐसा तबका आए जो हमारे ऊपर हावी हो सके या हमें कम्पीट कर सके। तो उन्होंने हमारा एजुकेशन सिस्टम इस तरह से मोनेटाइज कर दिया है। अभी आप देख रहे हैं लम्स में, एचिसन में जो तालीम दी जाती है वो पंजाब यूनिवर्सिटी में या GCU में नहीं दी जाती सर। और इसी तरह वहाँ से ब्यूरोक्रेट्स निकलते हैं, वहाँ से बड़े बिजनेसमैन निकलते हैं और उन्हीं के बच्चे ऑक्सफोर्ड जाते हैं, हार्वर्ड जाते हैं। लेकिन यहाँ वाले उन्होंने एक सर्कल बनाया कि रोटी कपड़ा मकान, हमें सिर्फ इसी रोटी कपड़े मकान भी रखना है, इससे ज़्यादा हमारी सोच को डेवलप ही नहीं होने देना। और इस वजह से ना तो हमारे बच्चे ग्रो कर पाए, ना टेक्नोलॉजी आ पाई है, और ना ही हमारा मुल्क जो है ओवरऑल जो है वो जिसे कहते हैं फलना फूलना वो नहीं कर सका। और दूसरी बात मैं बताता हूँ सर, जब पाकिस्तान बना था तो इट इज़ अ लेबर प्रोड्यूसिंग कंट्री। अमेरिका ये चाहता है, ये दूसरे जो ताकतवर कंट्रीज़ है वो ये चाहते हैं कि हमारा मुल्क जो है वो लेबर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ ही रहे। बिकॉज अभी आप देखेंगे जब भी पाकिस्तान की GDP तकरीबन 7 या 8 हुई है तो अमेरिका ने इसको पुश बैक करके दोबारा इसको 4 या 5 पे ले आए। अब ये उनकी प्रॉपर पॉलिसी है, आप मतलब प्रॉपर प्लान्स है। उन्होंने हमारी साइकोलॉजी इस तरह से बना दी हुई है कि हम नहीं आगे जा सकते सर किसी भी तरीके से। हमारा जो वीडियो या प्रोग्राम का थोड़ा सा वो फॉर्मेट ऐसा रहता है कि थोड़ी सी हम ना गपशप करते हैं, लाइक मेरे माइंड में कोई सवाल होते हैं वो मैं आगे डिस्कस करता हूँ। आपने बोला अमेरिका 3, 4, 5 दफ़ा आपने बोला कि भाई अमेरिका का इन्फ्लुएंस है, प्रेशर है, जो भी आप समझ लें। इंडिया पे क्यों नहीं वो प्रेशर हो सका? इसके अलावा बांग्लादेश हमारे से अगर बेहतर है, मतलब हमारे से तो बेहतर है इकॉनमी वाइज, तो उस पर क्यों नहीं प्रेशर हो सका? इवन अफगानिस्तान में वो आगे उन्होंने जंग की, इतना साल वो सारे मामला किए, लेकिन आज भी वो अगर अफगानिस्तान के डॉलर की वैल्यू देख लें, हमारे डॉलर की वैल्यू देख लें, हमसे बेहतर। और दुनिया के कई ऐसे कंट्रीज हैं जिनकी हम एग्जांपल दे सकते हैं। पाकिस्तान के मतलब एग्जांपल दे आप, मतलब एग्जांपल यही, जैसे बांग्लादेश की बात करें, उनकी इकॉनमी हमसे ही लैदा हुए तो उनकी इकॉनमी हमारे से कैसे बेहतर हो गई। अगर हम बात करें इंडिया की, हमारे साथ ही थे, वो आज दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी कैसे बन गए। और वो अभी रशिया और यूक्रेन की जो वार थी उसमें रशिया के ऊपर सैंक्शंस थी, फिर भी उन्होंने वो सैंक्शंस के बावजूद इंडिया ने ऑयल लिया, उनसे बिजनेस किया। हम क्यों नहीं कर सके? मतलब यह है कि हम क्या ऐसी वजूहात हैं, हमारी अपनी भी तो मिस्टेक्स हैं। हर चीज़ हम अमेरिका पे डालें तो शायद ये बेहतर नहीं है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आप उससे डिसएग्री कर सकते हैं। सर सबसे पहले बेसिकली बात यह है कि अमेरिका चाय पियेंगे आप? नहीं, आप तो चाय ले सकते हैं। नहीं कोई बात नहीं, दैट्स ओके। ठीक हो गया। अच्छा सर, जो है जहाँ तक बात आप अफ़गानिस्तान की करते हैं ना, तो अफ़गानिस्तान से जो कुछ अमेरिका ने निकालना था ना वो निकाल चुका है। ओके, काबुल इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ विडोज़। काबुल को लैंड ऑफ विडोज़ कहा जाता है। वहाँ सबसे ज़्यादा बेवाएँ रहती हैं, उन्होंने इस हद तक तबाह कर दिया हुआ है। और जहाँ तक बात आप इकोनॉमी की बात करते हैं, इंडिया क्यों डेवलप कर गया, बांग्लादेश क्यों कर गया, हम क्यों पीछे रह गए? भाई मेरे, जब पाकिस्तान बना था तो मैंने सबसे पहले आपको ये बताया कि यहाँ पे कोई इकोनॉमिक प्लान ही नहीं था।
ठीक है ना। उन्होंने हमें डॉलर्स दिए और बहुत ज़्यादा दिए अमेरिका ने, ठीक है। ये इस बात को उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए, जो चीज़ सच है वो सच है, ओके। हमने कोई ऐसी मुझे बताया आपने कौन सी आईटी इंडस्ट्री बनाई है। इंडिया में टाटा इंडस्ट्रीज़ है और भी आईटी की कंपनीज है बड़ी बड़ी है। अब दुनिया के सीईओ देख लें, जहाँ पे गूगल का सीईओ, यूट्यूब का सीईओ, वो सब इंडियन से। तो भाई हमारे हम कहाँ पे हैं? या तो खुद को मैं भी तो यही कहना चाह रहा हूँ ना कि इसमें हमारी गलती भी है ना। हर चीज़ हम अमेरिका पे नहीं ना डाल सकते। यानी हमने अपना एजुकेशन सिस्टम नहीं बेहतर किया, उन्होंने बेहतर कर लिया। क्योंकि हर चीज़, चाहे कोई भी फील्ड हो, इंजीनियरिंग हो या मेडिकल की फील्ड हो, इकॉनमी हो, वो एजुकेशन से लिंक्ड होती है। जब एजुकेशन सिस्टम हमारा उस तरीके से नहीं हुआ, हमारी यूथ में वो अवेयरनेस ही नहीं आई कि यार हमने आगे निकलना है। हम नाम के तो आज़ाद हो गए, 14 अगस्त को आज़ादी तो मना लेते हैं एक दिन के लिए, लेकिन हमने ज़हनी तौर पर भी आज़ाद होना है। अपनी पॉलिसी, खास तौर पर फॉरेन पॉलिसी की अगर बात करें, वो हमने आज़ाद बनानी है। मैं ये समझता हूँ शुरू से हमारी फॉरेन पॉलिसी आज़ाद नहीं है, और उसमें कहीं ना कहीं ज़्यादा मिस्टेक हमारी, मतलब हमारे पॉलिटिशियंस की है अमेरिका से ज़्यादा। आप एग्री करते हैं? बेसिकली इसमें ये है कि अमेरिका का इंटरफेरेंस तो है, इस बात को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दूसरी बात आपकी बिल्कुल सही है कि हम हर चीज़ अमेरिका पे नहीं डाल सकते। हमारा एजुकेशन सिस्टम, मैंने आपको बताया कि वो डिवाइडेड है। जो एलीट के लिए कुछ और है, मिडिल क्लास के लिए कुछ और है, लोअर क्लास के लिए कुछ और है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे एक यूनिटी लेके आनी पड़ेगी कि सबके लिए एजुकेशन सिस्टम बराबर हो। उसके बाद मेरी जान, जो अमेरिका की जो पॉलिसी के अंदर ये शामिल है कि पाकिस्तान शुड बी द लेबर प्रोड्यूसिंग कंट्री, इट शुड नॉट बी, इट विल नॉट बी द यू कैन से कि इंडस्ट्रियल कंट्री, ओके। बिकॉज यहाँ से उनको चीप लेबर मिलती है, पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से। आप देखिए 1.42 बिलियन के करीब उनकी आबादी है। यहाँ पे हमारी निस्बत इंडियन ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रीज़ में लेबर रहे हैं, ठीक है। तो वो स्किल्ड लेबर में अब आ रहे हैं, और हम जो उनसे हैं वो उस तरीके से जो उनसे वो मजदूरी और या दिहाड़ी दाड़ वाली लेबर में आ रहे हैं। वो मैनेजिंग पोस्ट पे नज़र आते हैं मोस्टली। जो सर्वे है, जो ग्राफ है, उसके मुताबिक वो, चाहे इवन इस्लामिक कंट्री सऊदीया की बात कर लें, वहाँ पे भी अभी सऊदीया के ही ऑफिशियल ने ये बोला है कि भाई जो पाकिस्तानी है यहाँ पे आके भीख मांग रहे हैं। आपने शायद ये खबर भी सुनी हो, 90% जो उनसे बेकारी हैं वो पाकिस्तानी है। यानी ये चीज़ें भी तो हमें देखने की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं आपको पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि हमारे अंदर हर डरामी इस हद तक भर चुकी है कि हम खुद काम भी नहीं करना चाहते और हम ये चाहते हैं कि हमारे पास पैसे भी आ जाए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले हमें अपनी एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना होगा। ये लिटरेसी जो है हमारी बहुत बढ़ चुकी है, इसको इम्प्रूव करना होगा। और मेन इंपॉर्टेंट, आजकल IT सेक्टर बहुत ग्रो कर चुका है और डॉलर इज़ द बेसिक वन, कि हम अपने कंट्री में डॉलर को लेके आए। और उसके लिए हमें अपने IT सेक्टर को बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। हमारे जो यूथ है उनको एक लाइक आप देख लें कि बहुत सी डिग्रीज़ ऐसी हो रही है जिसका कोई फ्यूचर नहीं है। कोई फजूल में बस अपने वो 4 साल BS के वेस्ट करते हैं, उसके बाद वो प्रैक्टिकल फील्ड में आते तो ज़ीरो होते, ना तो उनको जॉब मिलती है। अब ये देखेंगे हमारे पाकिस्तान में 90% जो इंजीनियर्स है वो जॉबलेस हैं, ओके। और जो कंपनीज़ है उनको और इंजीनियर्स की ज़रूरत है। इसका मतलब ये है कि जो हमारे 90% अनएम्प्लॉयड है वो इस काबिल ही नहीं है कि वो इस कंपनी में जॉब कर सकें। पॉइंट ये है, मतलब ये इशू नहीं है कि जॉब्स नहीं है, इशू ये है कि जॉब्स के लिए हमारा वो जो सा स्टैंडर्ड कह ले, वो स्टूडेंट्स एग्जैक्टली द स्टैंडर्ड इज़ वेरी लो, सो वी हैव टू इम्प्रूव आवर स्टैंडर्ड फर्स्ट एंड आफ्टर दैट हम ग्रो करेंगे। लेकिन इट विल टेक अ डेकेड्स, ये कोई दिनों में या सालों में नहीं होने वाला, क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें इन्वॉल्व है। जिस भी बंदे ने सिस्टम के साथ पंगा किया है वो ख़त्म हुआ है। आप भुट्टो को देख लें, ठीक है, आप इमरान खान को देख लें। भुट्टो ने एक बयान दिया था अमेरिका के ख़िलाफ़, तो अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर, ऐसे जैसे हम चाय पी रहे हैं, उसने चाय पी रहा था तो उसने कहा कि वी विल हैंडल यू, बस उसने इतना कहा था और उसके बाद उसको फांसी पे लटका दिया गया। अच्छा, बड़ा अच्छा लगा बात करके। नॉलेज भी है भाई के पास और विद डाटा इन्होंने, मतलब यह है कि लॉजिकल बात की है। मुझे पर्सनली खुशी होती है जब ऐसे लोगों से बात करते हैं, थोड़ा बहुत मुझे भी नॉलेज मिलता है, देखने वालों को भी पता चलता है, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की यूथ को अगर ऐसे लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो बड़ा अच्छा होगा। अच्छा भाई, मुझे थोड़ा सा ये हमने वो बात कर ली, मुझे एक तो ये बता दें कि बेहतरी की उम्मीद जो आपने बोला कि डेकेड्स लगेंगे, ये आएगी कैसे, चेंज कैसे? हमारे पॉलिटिशियन से तो मुझे उम्मीद ऐसा नहीं है कि भाई हम कहें कि आने वाले टाइम में ऐसे सियासतदान आ जाएंगे। मुझे थोड़ी बहुत उम्मीद यूथ से है कि मतलब लाइक आप जैसे लोग हैं या हम जैसे लोग हैं, इन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे, थोड़ा बहुत ऐसा इन्वायरमेंट बनेगा, हमें पता चलेगा इंटरनेशनल लेवल पे हो क्या रहा है, वो फिर हम अपने पाकिस्तान में उसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे। आप इसके ऊपर क्या कहते हैं, किस पे उम्मीद है और कितना टाइम आपके ख्याल से लगेगा कि आज से हम अपनी सोच को अगर बेहतर करें और अगर ये सोचें कि पाकिस्तान को आगे लेके जाना? देखिए, जब भी सोसाइटी में चेंज आता है ना, तो ये अचानक से नहीं आता होता, ये इसका ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। अब देखेंगे, अब आपने सोचना शुरू कर दिया कि चेंज कैसे आएगा, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप।
तो स्टेप बाय स्टेप अब हमारे स्टूडेंट पहले नहीं पता था फ्रीलांसिंग क्या होती है, डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, फिर अभी हमारे बहुत से बच्चे यूट्यूबर्स बन रहे हैं, बहुत से आईटी में आगे जा रहे हैं। तो ये एक चेंज है और ये चेंज आहिस्ता आहिस्ता बनेगी। दूसरी बात कि इंडिविजुअल का काम नहीं है चेंज लेके आना, ये हम सबको इकट्ठा होकर मेन हमारा एजुकेशन सिस्टम, मैं आपको दोबारा बार बार कहूँगा, हमारा एजुकेशन सिस्टम बेहतर होना चाहिए। हमारे जो बच्चे उनको आईटी की तरफ जाना चाहिए और आईटी, क्योंकि डॉलर्स आएंगे तो हमारी कंट्री जो है वो तरक्की करेगी। और उसके बाद हमारी जो गवर्नमेंट है उनको ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाना चाहिए कि जिसमें बच्चे खुद ब खुद ग्रो कर सके। अभी हमारे डिग्रीज़ तो बहुत है, लेकिन ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं बना जिसमें फाइनेंशियल एजुकेशन दी जाए, जिसमें डिजिटल डिग्रीज सिखाई जाएँ, बच्चों को डॉलर्स कमाना सिखाया जाए। तो सबसे पहले ये है करना बहुत ज़रूरी। हमारी लेबर, हमें इंडस्ट्रीज़ लगानी पड़ेगी। हमारे बहुत सी जो लेबर बाहर जाकर चीप लेबर पे काम करती है, अगर हमारी इधर इंडस्ट्रीज़ हों तो वही रेवेन्यू हमें ही जनरेट करके दे और हम बाहर एक्सपोर्ट, हमें सबसे पहले अपनी एक्सपोर्ट पे काम करना पड़ेगा। हम अभी तकरीबन 90% चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, लेकिन हम एक्सपोर्ट कुछ भी नहीं करते, जिसकी वजह से हमारा सारा डॉलर बाहर चला जाता है। हमें बैलेंस ऑफ डॉलर करना पड़ेगा कि मिनिमम भी हम अगर 60% इंपोर्ट करें तो एटलीस्ट 40% एक्सपोर्ट करें, उसके बाद हम तरक्की कर सकते हैं। और इट विल टेक अ टाइम, इट इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस और ये स्टार्ट हो चुका है, लेकिन बहुत टाइम लगेगा इसमें अभी भी। लेकिन मुझे लास्ट में ये बता दें, चाइना को जिस तरीके से कंसेप्ट हमारे पाकिस्तान में मौजूद है कि ग्रोइंग पावर है, ग्रोइंग इकॉनमी है, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में इंडिया खासतौर पे एशिया में उसकी प्लेस लेता नज़र आ रहा है। क्योंकि आईफोन की अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें वो इंडिया में हो रही है। बहुत सी ऐसी कंपनीज़ हैं जो चाइना से इंडिया, यूएस की कंपनीज़ और इंटरनेशनल बहुत सी ऐसी कंपनीज़ हैं जो यूएस अपना चाइना से इंडिया शिफ्ट हो रही हैं। क्या लग रहा है आने वाले टाइम में इंडिया चाइना को इकॉनमी वाइज टक्कर दे सकता है, या ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग वाइज, या मेड इन इंडिया वर्सेस मेड इन चाइना टाइप कुछ माहौल होने वाला है या हो रहा है? बिल्कुल डेफिनेटली इंडिया विल compete करेगा चाइना के साथ, और अभी भी कर रहा है। आप देख लीजिए, इंडिया इज़ ए वेरी ग्रोइंग कंट्री इन टेक्नोलॉजी, इन आईटी, और उनकी बहुत सी प्रोडक्ट वो खुद बना रहे हैं, हम तो कुछ भी नहीं बना रहे। और चाइना को वो compete करेगा, लेकिन चाइना अभी ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स की इकोनॉमी में खड़ी हुई है और इंडिया भी ग्रोइंग कंट्री है। तो ये बहुत लेकिन फास्टेस्ट ग्रोइंग टेस्ट बिल्कुल ऐसी अभी इंडिया, आप देख लें, अब इन द टॉप वर्ल्ड 5 इकोनॉमी में आ चुकी है, तो डेफिनेटली वो compete करेंगे। लेकिन अगर हम सुपर पावर की मैं बात करूँ तो अमेरिका विल बी द सुपर पावर, बिकॉज चाइना की एक स्टेटमेंट आई है कि हम पावर के मुकाबले में कभी भी अमेरिका का मुकाबला करना ही नहीं चाहते। हम इकोनॉमिकली ग्रो करना चाहते हैं और हमारा यही पाथवे। हम नहीं चाहते, या हम नहीं जानना चाहते कि फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, इसराइल में क्या हो रहा है। हम खुद ब खुद कमाना चाहते हैं और खुद अपनी नेशन को ऊपर लेके आना चाहते हैं। कहीं मेरे ख्याल से इंडिया की भी यही पॉलिसी है, वो पावर गेम के ज़्यादा इकोनॉमी के ऊपर अपना वर्क कर रहा है। जो कि हम जो उनसे, हम दुनिया में कहीं पे भी कोई इशू होता है, सबसे पहले हम कहते हैं कि हम अपनी स्टेटमेंट दे दें और ये दिखाएं कि भाई पाकिस्तान भी कोई कंट्री है। नो डाउट पाकिस्तान की बात को उस तरीके से अहम लिया जाता है, वैल्यू दी जाती है या नहीं, ये एक अलहदा मैटर है। अच्छा लगा भाई आपसे बात करके। लास्ट में, क्योंकि बहुत कम लाहौर में खासतौर पे हमें इस तरीके से हिंदू कम्युनिटी से हमारे भाई मिलते हैं और ख़ासतौर पे एजुकेटेड बहुत कम हमें देखने को मिलते हैं। माइनॉरिटीज़ के हवाले से अगर बात करें पूरे पाकिस्तान में, ख़ासतौर पे सिंध के एरियाज़ में, तो हिंदू माइनॉरिटीज़ या ओवरऑल जो भी माइनॉरिटीज़ पाकिस्तान में मौजूद हैं, क्या आप उनके बारे में, मैं कहूँ कि आप 2-3 मिनट की या 2-3 लाइन की कोई स्टेटमेंट देना चाहें, क्या स्टेटमेंट देंगे? क्या कंडीशन है उनके ऊपर उस तरीके से वर्क किया जा रहा है जैसे कि उनका भी उतना ही पाकिस्तान है, आपका भी उतना पाकिस्तान है जितना मेरा पाकिस्तान है? तो क्या उस तरीके से स्पोर्ट्स में हमें माइनॉरिटीज़ हिंदू कम्युनिटी से या किसी भी कम्युनिटी से आगे नज़र आते दिखाई दे रहे हैं, या पॉलिटिक्स में उस तरीके से आते नज़र आ रहे हैं, या आज़ादी से लाइक जो भी कोई करना चाहता है वो कर पा रहे हैं? सर माइनॉरिटी वेयर ही, अगर वो इंडिया पाकिस्तान में रह रही है या अमेरिका में रह रही है, लेकिन माइनॉरिटी के हमेशा रूल्स की वायलेशंस हुई है, उसको उसके हकूक़ प्रॉपर नहीं दिए जाते। बट आई डोंट वांट टू डिस्कस इन डिटेल्स, सो दैट्स इट। मतलब जो ग्रो करना चाहता है वो कर सकता है। ओके लेकिन फिर भी आप ये कह रहे हैं कि मैं इसे डिटेल में डिस्कस नहीं करना चाहता, यही अपने अंदर एक बहुत बड़ी बात। थोड़ा खुद भी पढ़ लेना सर। नहीं, मैं तो पढ़ रहा हूँ। मैं तो फिर देखें, मैं अगर बात करूंगा मेरी वीडियो, वो तो फिर ये हो जाएगा ना कि मैं अपनी ही बात आपके मुंह से निकलवा रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि आपके जो एक्सपीरियंस है आप वो शेयर करें। मैं ऐसे बात करूँ तो हर रोज़, अगर ये बिल्कुल डाटा के मुताबिक है, अभी कल जो हंगलाज माता मंदिर है उसके हवाले से खबर आ रही थी, फिर शरदा पीठ एक उधर कश्मीर में मंदिर है उसे डिमॉलिश करने की खबर आ रही थी, कराची में एक जो है वो ऐसे इसी तरीके से खबरें तो फिर ऐसे आती रहती हैं। अगर मैं ऐसा बोलूँ कि भाई मिनॉरिटीज़ उस तरीके से, मुझे ऐसा लगता है कि जो राइट उन्हें मिलने चाहिए, जो फ्रीडम मिलनी चाहिए, वो नज़र नहीं आ रही। आप इसे सेकंड करते हैं, एग्री करते हैं? आप मीरपुर ख़ास और कंदकोट एक ऐसी जगह है जहाँ पे अबाउट 90% हिंदू कम्युनिटीज़ रहती है ना, तो वहाँ पे साफ़ पानी है, ठीक है,
ना एजुकेशन जो एक बहुत वो दूर रह जाता है ना, वहाँ में ना तो हॉस्पिटल्स है, ना साफ़ पानी है, ना उनको कोई ऐसी खुराक दी जाती है, और बहुत से बच्चे वहाँ से भूख से मर जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे प्रॉपर उनको हॉस्पिटल में टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं मिलता। तो दिस इज़ द मेन रीज़न वी शुड फोकस ऑन डैट। अभी सिंध की गवर्नमेंट है वहाँ पे, लेकिन वो ऐसा फोकस तो नहीं कर रहे। लेकिन बिलावल भुट्टो साहब में जाते हैं, फोटोज जरूर खिंचवाते हैं, और मतलब बच्चों के साथ, मिनॉरिटीज़ के साथ वहाँ पे जाते हैं कि वहाँ पे जाते भी नहीं। आप मुझे कोई भी बिलावल की वीडियो दिखा दे जहाँ पे वो गया हो, थर में नहीं गया, नहीं जाता वो। ठीक हो गया। तो ये मिनॉरिटीज़ के हवाले से कैसे चेंज आ सकता है, आप जैसे लोग लाएं अगर? माइनॉरिटी सर, सबसे पहले तो एजुकेशन उनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ दी जाएं, और उसके अलावा जो है वो फोर्स्ड कन्वर्जन जो हो रहा है आजकल, इस पे थोड़ा कंट्रोल किया जाए। ये तो बहुत ज़्यादा, आप सिंध में जाके देखिए, वहाँ पे इंटरव्यूज़ करें तो आपको रियल हकीकत का मैं पता सिंध में गया हूँ, हमारा आप चैनल विजिट करेंगे, मैं सिंध में भी गया हूँ, और हम मिनॉरिटीज़ के हवाले से वर्क भी करते हैं, इसलिए आपसे मैंने ये क्वेश्चन किया। मैंने गोटकी का एरिया विजिट किया, इसके अलावा और भी बहुत से एरियाज़ विजिट किए। लेकिन ये है कि एक मैं जो चीज़ देखी है वो मैं देख के हैरान रहा हूँ कि शायद उन्हें ये भी नहीं पता कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कौन है, उन्हें ये भी नहीं पता कि पाकिस्तान गवर्नमेंट चला कौन रहा है। यानी वो इन चीज़ों से बहुत हटके हैं, और जैसे हम दुनिया से बिल्कुल पीछे हैं, वैसे वो हमारे से उतना ही पीछे हैं। एग्जैक्टली सर, बिकॉज के सिंध में ज़्यादातर है वो वडेरा निज़ाम, तो उन्होंने इस हद तक उनको अपने नीचे दबा लिया है कि अगर किसी ने 60,000 रुपये कर्जा लिया तो उसके ऊपर सूद इतना लगा के कुछ 10 लाख बना के उनको इस मतलब कि उनको ना अपने नीचे रख लिया उन्होंने, कि वो ज़िंदगी भर उनकी गुलामी ही करेंगे। एजुकेशन ये वो तो बहुत दूर की बात है, वो तो उन तक पहुँचती ही नहीं है। तो इस पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो कोई पाकिस्तान में अदारे हैं जो काम कर रहे हैं, एनजीओ ऑर्गेनाइजेशंस, या कोई अपने तौर पे इंडिविजुअली जो सिस्टम बना होता है कि यार कुछ ना कुछ अवेयरनेस, क्योंकि देखें एट दी एंड कोई भी इशू हो, बात वहीं पे आके ख़त्म होती है कि भाई आपने एजुकेशन कितनी प्रोवाइड की है। किसी भी मसले का हल एजुकेशन है, चाहे वो मिनॉरिटीज़ का इशू हो, चाहे पाकिस्तान इशू हो। जब तक अवेयरनेस नहीं देंगे, खासतौर पे अगर मिनॉरिटीज़ की बात करें, जब तक उन्हें पता ही नहीं चलेगा हमारा राइट क्या है, वो राइट लेंगे कैसे, वो तो बहुत दूर की बात है। आप लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे ओवरऑल पाकिस्तान के सिस्टम के हवाले से, कुछ भी? ओवरऑल भाई सिस्टम पूरा ही चेंज करना पड़ेगा, और ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, उसके बाद ही चेंज आएगा। अदरवाइज़ अभी तो पॉसिबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं है। वी शुड कीप फॉर द बेस्ट, लेकिन इट विल टेक टाइम। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और चाय भी आपकी थोड़ी ठंडी हो चुकी होगी, आप इसे गर्म करवा लें। भाई आप बात करना चाहेंगे? जी जनाब, मैं एक व्लॉगर हूँ छोटा सा, पूरन नाम मेरा नाम है। क्या नाम है? पूरन नाम, मिस्टर पन्नू व्लॉग के नाम से चैनल है। अच्छा, आपने बात की थी मिनॉरिटी की पाकिस्तान में ना, तो पाकिस्तान में जो मिनॉरिटी का जो हक है ना, वो पाकिस्तान ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया आइनी तौर पे हम देखें तो। आप बिलोंग कहाँ से करते हैं? मैं बावलपुर से करता हूँ। अच्छा, आप देखें ना, जैसे हम पाकिस्तान का नाम लेते हैं ना, तो हम कहते हैं इस्लामिया जमहूरिया है, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान। जमहूरिया पाकिस्तान। हम अगर इसको देखें ना जमहूरियत को, तो जमहूरियत का मतलब है ना डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेसी मतलब कि अवाम की हुकूमत अवाम में से होगी और अवाम के लिए होगी, ऐसे ही ना। तो हमने आइन में लिख दिया कि जो गैर मुस्लिम है वो ना तो वज़ीर आज़म बन सकता है, ना सदर बन सकता है। राइट, वहीं पे फिर खत्म हो गया फिर मतलब। अब जब वो बन ही नहीं सकता तो उसकी जज बनने की जो एजुकेशन किस काम की? जब उसको लगेगा ही नहीं कि मैं वज़ीर आज़म बन सकता हूँ, तो वो कोशिश क्यों करेगा? ठीक है, तो इलेक्शन तो मुकम्मल तौर पे मिनॉरिटी का ख़त्म हो गया ना, पीछे बची सिलेक्शन। सिलेक्शन का मतलब ये है कि पैसा लगाओ और करप्शन करो आगे। मतलब माइनॉरिटी को जो सीट मिलती है उस हवाले से, वो सीट भी ज़ाहिर बात है जो पार्टी इक़्तिदार में आएगी वो अपने मर्जी का जो उनका होगा वो उनमें से। बेशक ऐसे ही है। तो इसका मतलब ये है कि मिनॉरिटी को मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दिया है। वैसे तो हम कहते हैं कि पूरी दुनिया में जहाँ पे भी जुल्म होगा पाकिस्तान खड़ा होगा, तो यानी पाकिस्तान में जो चीज़ें हो रही हैं उसके लिए पाकिस्तान खड़ा नहीं है। हमारे जो मुल्क जो ना हर तरह से पीछे, ने इसकी एक बड़ी रीज़न जो है ना, वो है कि हम स्टेट और रिलीजन को मिक्स कर लेते हैं। सबसे मेन पॉइंट हर चीज़ के पीछे ना मेन मुद्दा यही है। हम बड़ी गहरी और बड़ी बेसिक बात की है कि हमने इस तरीके से मज़हब को अपने अंदर घोल लिया, मिक्स कर लिया। मैं ये नहीं कहता मज़हब हर एक का हक है, मैं मुसलमान हूँ, मेरा हक है मैं मज़हब को अच्छे तरीके से फॉलो करूँ, ये बिलोंग का उतना ही हक है, ये अपने मज़हब को अच्छे तरीके से परफॉर्म भी करें, प्रैक्टिस करें और पूरी आज़ादी के साथ। लेकिन हमने एक ऐसा कंसेप्ट बना दिया कि मैं सबसे बेहतर हूँ, बाकी सब जो है वो, शायद यही इसी वजह से हम इस पोजीशन। बेशक ये हमें एक तकब्बर आ जाता है, गरूर आ जाता है। अब देखें ना, इंडिया लगा लें या और भी लगा लें ना, हम ये चाहते हैं कि हमारे यूरोप में मुसलमान वज़ीर आज़म बन जाए, हम ये चाहते हैं।
ठीक है, ठीक है। हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में कोई भी है, चाहे क्रिश्चियन है, सिख है या हिंदू है, वो वज़ीर आज़म। क्यों? क्योंकि हम ये कहते हैं कि हम गैर मुस्लिम हमारा लीडर नहीं हो सकता। हम ये कहते हैं क्यों नहीं हो सकता, इसकी ये बेबुनियाद रीज़न है। हम ये चाहते हैं कि जो गैर मुस्लिम कंट्री वहाँ पे मुसलमान जो है वो प्राइम मिनिस्टर हो जाए, प्रेसिडेंट। और ये इंडिया में 4 दफ़ा प्रेसिडेंट बने हैं मेरे ख्याल से, 4 से 5 दफ़ा जो मुस्लिम्स हैं वो प्रेसिडेंट। अभी भी लगा लें, जिस फील्ड में भी वो तरक्की कर रहे हैं ना, उस हर फील्ड में मुसलमान अभी भी हैं, अभी भी। आप पाकिस्तान की कोई भी, हालांकि पाकिस्तान में तो फील्ड ही कोई नहीं जो हम तरक्की की तरफ जाएं, जो भी आप देखेंगे उसमें करप्शन नज़र आ जाएगी। तो किसी कोई फील्ड में नहीं है। उसकी बेसिक रीज़न यही है कि पाकिस्तान में इस टाइम जो हालात है ना, मिनॉरिटी को तो छोड़ें, जो यहाँ पे मेजॉरिटी है ना, वो भी ये कहती है कि ज़िंदा निकल जाएं और ज़िंदा भाग जाएं।